नमस्कार दोस्तों, जीके टुडे में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर, या फिर कहें तो डिफेंस सेक्टर का स्वदेशीकरण। तो नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झांसी में देश के अंदर ही डेवलप हुए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इंडियन एयरफोर्स को सौंपे और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के नए प्लांट का शिलान्यास किया। वहीं अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री ने OFB यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का पुनर्गठन करके बनाए गए 7 नए डिफेंस PSUs यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देश को समर्पित किए। यह दोनों ही कदम इस बात को दर्शाते हैं कि इस समय देश का फोकस डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, ताकि देश डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बन सके। डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया है। डिफेंस क्षेत्र में सेल्फ रिलायंस या फिर डिफेंस इंडिजिनाइजेशन आजादी के बाद से ही सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है, लेकिन अभी तक इस लक्ष्य को पूरी तरीके से हासिल नहीं किया जा सका है। तो आइए जानते हैं कि क्या है डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और क्यों भारत को इसकी जरूरत है और इसके क्या क्या फायदे हमारे देश को हो सकते हैं, और आज़ादी के बाद से अब तक इस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है या फिर इसके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, इसकी करंट सिचुएशन क्या है और वर्तमान में इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का मतलब क्या होता है और ये भारत के लिए ज़रूरी क्यों है। तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन का मतलब होता है कि देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स को विकसित करना और उनके निर्माण के लिए आत्मनिर्भर बनना। तो किसी भी देश को एक ग्लोबल पावर बनाने के लिए मुख्य तौर पर 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दूसरी है ग्लोबल प्रेजेंस, और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और सेना। और एक मजबूत डिफेंस सिस्टम के लिए एक आत्मनिर्भर घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री का होना सबसे पहली कंडीशन है। यह बात खास तौर पर भारत के लिए सटीक बैठती है, क्योंकि भारत चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत की जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्रीज या फिर डिफेंस इंडस्ट्रीज का स्वदेशीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो अब हम बात करते हैं कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन से हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि इससे हमारे देश को सुरक्षा प्राप्त होगी। इसका दूसरा बेनिफिट है कि देश का जो फिस्कल डेफिसिट है वो घटेगा, क्योंकि वर्तमान में भारत अपनी GDP का लगभग 2.4% डिफेंस में खर्च करता है, जिसका लगभग 60% हिस्सा इंपोर्ट के रूप में देश के बाहर चला जाता है। इसलिए डिफेंस इंडिजिनाइजेशन से जो देश को एक बहुत बड़ा फायदा होगा वो होगा कि देश का जो फिस्कल डेफिसिट है वो घटेगा। तीसरी चीज है कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की वजह से भारत के कई क्षेत्रों में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। चौथी चीज है कि जियोपॉलिटिकल एरेना में भी भारत को एक स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी और टॉप ग्लोबल पावर्स में भी देश का नाम होगा। और पांचवी जो एक बहुत कॉमन चीज है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, वो ये है कि इस चीज से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो अब हम बात करेंगे इस सेक्टर में भारत के अचीवमेंट्स की। तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के क्षेत्र में आजादी के बाद से अब तक जो कुछ भी हुआ है उसे हम 5 फेजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहला है आजादी से लेकर 1960 के दशक तक। इसमें ब्रिटिश भारत के समय में बनी हुई 18 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ही डिफेंस क्षेत्र की कोर इंडस्ट्रीज बनी, और इन्हीं से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO भी कहते हैं, की स्थापना हुई। इस समय भारत सिर्फ छोटे मोटे हथियारों को ही घरेलू रूप से बनाता था और एडवांस इक्विपमेंट्स के लिए पूरी तरीके से इंपोर्ट्स पर निर्भर था। दूसरा फेज है जब 1962 में चीन के हाथों युद्ध में हारने के बाद डिफेंस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता की जरूरत महसूस हुई और भारत ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर GDP के 1.5 से बढ़ा करके 2.3% कर दिया। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद में USA ने भारत पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे, ताकि कोई देश भारत को अपने हथियार ना बेच सके। इस वजह से सोवियत यूनियन के साथ भारत की डिफेंस ट्रेड शुरू हुई। भारत ने सोवियत यूनियन से एडवांस हथियार प्राप्त किए और साथ ही साथ लाइसेंस लेकर के भारत में ही निर्माण शुरू किया, जिसका एक बहुत प्रमुख उदाहरण है MiG-21 विमान।
तो अब हम बात करेंगे इस कार्य में आने वाले चैलेंजेस और परेशानियों की। तो डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए भारत सरकार ने अभी तक काफी सारे प्रयत्न किए, लेकिन उनमें से कई प्रयत्न जो हैं वो अनसक्सेसफुल भी रहे हैं और इनके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। जैसे एक सबसे बड़ा रीजन है कि स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित होने वाले मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी काफी हद तक इंपोर्ट्स पर ही निर्भर करते हैं। जैसे CAG की एक 2011 की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में ही विकसित और निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अपने रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के लिए कम से कम 90% तक इंपोर्ट्स पर निर्भर थे। दूसरा रीजन है कि भारत में प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई क्षेत्रों में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पावर और टेलीकॉम जैसे सेक्टरों की तरह टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। तीसरा रीजन है डिफेंस प्लानिंग की भी काफी कमी है। इसके लिए डिफेंस प्लानिंग बोर्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। चौथा है डिसीजन मेकिंग में काफी सारी कमियां हैं जिनकी वजह से अक्सर देरी हो जाती है। और पांचवा है डिफेंस बजट में एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सैलरी और पेंशन का है, जिसकी वजह से अक्सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत कम ही फंड बचता है। और लास्ट है कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जो PSUs हैं वो भी इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में यानी रिसेंटली ही क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सबसे पहला है इंपोर्ट एम्बार्गो यानी इंपोर्ट पर रोक लगाना। तो हाल ही में मंत्रालय ने 108 नए डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। दूसरा है डिफेंस सेक्टर में FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया है। तीसरा है डिफेंस एग्जीबिशन प्रोसीजर 2020 में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की सभी कैटेगरी में इंडिजिनियस कंटेंट रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया गया। चौथा है सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए 2025 तक 35,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है और डिफेंस PSUs को 2023 तक अपने रेवेन्यू का 25% एक्सपोर्ट कमाने का लक्ष्य दिया है। पांचवा है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी IDEX की शुरुआत की है। और लास्ट है कि 20,000 करोड़ के निवेश के साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कमेटी ने 70% तक डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के लिए सन 2005 का टारगेट दिया था, लेकिन वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं किया जा सका है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त कदम भी उठाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करना। एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन पर काम किया जा सकता है जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकमत हो। आर्म्ड फोर्स की भविष्य की जरूरतों को लेकर के स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जा सकती है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के पोस्ट का निर्माण किया जा सकता है, वो इस दिशा में एक सराहनीय कदम होगा। दूसरा है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम की तर्ज पर एक डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन अथॉरिटी बनाई जा सकती है। तीसरा है डिफेंस स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बनाई जा सकती है जिनकी मदद से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा किए जा सकते हैं। चौथा है प्राइवेट सेक्टर में सहयोग और बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस PSUs के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही भारत इंडिजिनियस डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। So thank you for watching our video, and if you like the video then subscribe to our channel GK Today.